हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल शांभवी स्टडी पर। तो आज जो है हम लोग फिर से सीटीपी के कुछ क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आपके सीटेट 2015 के एग्ज़ाम में आए हुए हैं। आपका जो एग्ज़ाम हुआ था सीटेट 2015 सितंबर में, तो ये उसी के क्वेश्चन है, ठीक है, जो कि आप लोगों के सीटेट की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर हैं ये। तो इसलिए प्लीज़ वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना। और अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप लोगों को जो है आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन मिल जाएं और आप लोग अपनी तैयारी को बेहतर कर पाएँ। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए 15 नंबर के क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है। 15 नंबर के क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा बाल विकास का एक सिद्धांत नहीं है। तो देखिए बाल विकास के सिद्धांत के बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। तो इसमें कहा जा रहा है, इसके फर्स्ट ऑप्शन में क्या है कि सभी विकास एक क्रम का पालन करते हैं। तो देखिए ये सही है, सभी विकास जो है वो क्रम का पालन करते हैं। क्योंकि जैसे कोई एक बच्चा होता है, वो आपके इंडिया में जन्म ले या फिर अमेरिका में जन्म ले या फिर लंदन में कहीं पर भी जन्म ले, लेकिन वो बच्चा जो है उसी क्रम से होकर के गुजरेगा। जैसे कि पहले शुरू में बच्चा शैशवावस्था में रहता है, तो अपने इंडिया का बच्चा भी जो है वो भी शैशवावस्था में रहेगा, और जो अमेरिका में पैदा हुआ बच्चा है वो भी शैशवावस्था में ऐसे ही उसी प्रक्रिया से गुजरेगा, और जो आपके लंदन में है वो भी ऐसे ही रहेगा। तो देखिए पहले शैशवावस्था, फिर बाल्यावस्था, फिर किशोरावस्था। तो ये जो क्रम है ये आपका जो है, चाहे भारत का बच्चा हो या अमेरिका का हो या कहीं का भी हो, तो ये जो है मतलब क्रम का पालन करेगा। विकास एक क्रम का पालन करता है। तो देखिए ये तो सही होगा, विकास के सभी क्षेत्र महत्वपूर्ण है। तो देखिए ये भी सही है, विकास के सभी क्षेत्र महत्वपूर्ण भी होते हैं। विकास सभी परिपक्वन तथा अनुभव की अंतःक्रिया का परिणाम होते हैं। तो देखिए विकास जो होता है वो परिपक्व और अनुभव का अंतःक्रिया का परिणाम होता है, ये भी सही है। यहाँ पर देखिए सभी विकास का अधिगम एक समान गति से आगे बढ़ता है। तो देखिए यहाँ पर ये जो है ये आपका गलत है। वो गलत कैसे? क्योंकि विकास जो होता है कभी धीमा तो कभी तेज होता रहता है, और अधिगम भी ऐसी होता है, कभी तेज होता है कभी धीमे होता है। तो देखिए ये समान गति में आगे नहीं बढ़ते। तो आपका जो है यहाँ पर कहा गया है कि इसमें मतलब पूछा जा रहा है आपसे कि कौन सा बाल विकास का एक सिद्धांत नहीं है। तो इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 4। ठीक है, बाकी ये सब हैं, तो ये सब आपको ध्यान में रखने हैं। लेकिन ये जो है ये नहीं है कि सभी विकास और अधिगम एक समान गति से चलते हैं। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। इसमें क्या कहा जा रहा है? इसमें कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा आकलन करने का सर्वाधिक उपयुक्त तरीका है। तो देखिए आकलन का सर्वाधिक उपयुक्त तरीका पूछा जा रहा है यहाँ पे। तो देखिए आकलन सत्र की समाप्ति पर होना चाहिए। तो देखिए ये गलत है। आप मतलब पूरा सिलेबस कंप्लीट करवा दीजिए, उसके बाद आप आकलन कर रहे हैं बच्चे का, तो देखिए उस आकलन का कोई फ़ायदा नहीं है। फिर अगर एग्ज़ाम ले लिया तो उसके बाद आप बच्चे की जो मतलब उसमें बच्चे में सुधार नहीं कर पाएंगे कि किस तरीके से उसने क्या पढ़ा कैसे पढ़ा। और आकलन जब लास्ट में अंत में लिया जाता है तो उससे बच्चे पर प्रेशर भी रहता है। ठीक है, तो इसलिए आकलन जो है सत्र की समाप्ति पर नहीं होना चाहिए। तो देखिए ये तो गलत है। ठीक है, सर्वाधिक उपयुक्त उपयुक्त तरीका पूछा है ना, इसमें आकलन शिक्षण अधिगम में अंतर्निहित प्रक्रिया है। नेक्स्ट में क्या कहा जा रहा है कि आकलन एक शैक्षणिक सत्र में 2 बार करना चाहिए। तो देखिए ये भी सत्र में 2 बार करना चाहिए, ये भी गलत है। आकलन शिक्षक के द्वारा नहीं बल्कि बाह्य एजेंसी के द्वारा कराया जाना चाहिए। तो देखिए आकलन जो होता है वो मतलब बच्चा आपके स्कूल में पढ़ रहा है, तो आकलन शिक्षक के द्वारा किया जाना चाहिए या बाह्य एजेंसी के द्वारा? देखिए आकलन जो होता है वो शिक्षक के द्वारा ही किया जाना चाहिए, क्योंकि बच्चे के बारे में सारी अच्छी उसकी एक्टिविटी, उसके स्वभाव के बारे में सब कुछ आप जानते हैं, बाह्य एजेंसी नहीं जानती। तो देखिए इसका ये भी गलत है। तो यहाँ पर ये भी नहीं हुआ। आकलन एक शैक्षणिक सत्र में 2 बार करना चाहिए। तो देखिए ये भी गलत है। आकलन सत्र की समाप्ति पर करना चाहिए, ये भी गलत है। देखिए इसका जो सबसे अच्छा, इसका जो राइट आंसर है वो है आकलन शिक्षण अधिगम में अंतर्निहित प्रक्रिया है। ये आपका राइट आंसर होगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगले क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है? इसमें कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सृजनात्मकता से संबंधित है। तो देखिए जिस सृजनात्मकता जो है, सृजनात्मकता में हमेशा जो है अपसारी चिंतन आता है। क्यों? क्योंकि देखिए जान लीजिए कि अपसारी और अपसारी थोड़ी सी डेफिनेशन जान लीजिए। अभी जब इसके बारे में मैं कराऊंगी आपको अच्छे से, तब बाकी और अच्छे से समझ लेना। देखिए यहाँ पर जो है अभिसारी क्या होता है? अभिसारी होता है कि किसी भी मतलब जैसे मान लिया कोई क्वेश्चन है,
तो उसके बारे में अगर उसको आप सिर्फ और सिर्फ एक तरीके से हल कर पा रहे हो, या कोई भी प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन सिर्फ आप एक तरीके से कर पा रहे हो, तो उसको कहते हैं अभिसारी चिंतन। और अपसारी चिंतन क्या होता है? तो देखिए, अब अपसारी चिंतन वो होता है कि किसी भी समस्या को सुलझाने के अनेकों तरीके हों, बहुत सारे तरीके हैं। जैसे कोई मैथ में आपको क्वेश्चन दे दिया जाता है, तो अगर किसी सवाल को करने का सिर्फ एक ही तरीका है तो वो आएगा आपके अभिसारी चिंतन में, ठीक है। और अगर किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के बहुत सारे तरीके हैं तो वो आएगा आपके अपसारी चिंतन में। तो देखिए, सृजनात्मकता जो होती है वो हमेशा अपसारी चिंतन से संबंधित होती है। तो आपका जो राइट आंसर होगा इसमें अपसारी चिंतन होगा, अभिसारी चिंतन नहीं होगा, सामवेगिक चिंतन नहीं होगा, अहमवादी चिंतन नहीं होगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। इसमें क्या कहा जा रहा है कि बच्चे के बारे में निम्नलिखित कथनों में से किस कथन से वाइगोत्स्की सहमत होते हैं? तो देखिए, वाइगोत्स्की के बारे में बात की जा रही है। उससे पहले आप ये जान लीजिए कि वाइगोत्स्की का जो है, वाइगोत्स्की ने जो अपने सिद्धांत बताए हैं तो उसमें जो है उन्होंने सिर्फ और सिर्फ सामाजिक और अंतःक्रियाओं के बारे में बातें की हैं, सामाजिक अंतःक्रिया के बारे में। तो देखिए, यहाँ पर कहा जा रहा है कि बच्चे समवयस्कों और वयस्कों के साथ सामाजिक अंतःक्रियाओं के माध्यम से सीखते हैं। बच्चे तब सीखते हैं जब उनके लिए आकर्षक पुरस्कार निर्धारित किए जाएं। तो देखिए, वाइगोत्स्की ने जो है अपने सिद्धांत में कहीं पर भी जो है आकर्षक पुरस्कार के बारे में नहीं कहा है। और यहाँ पर सिर्फ पूछा जा रहा है कि वाइगोत्स्की का कथन से सहमत के बारे में पूछा जा रहा है। यहाँ पर जो कथन पूछा जा रहा है वो वाइगोत्स्की से संबंधित पूछा जा रहा है। तो देखिए, बच्चे तब सीखते हैं जब उनके लिए आकर्षक पुरस्कार निर्धारित किए जाएं। तो देखिए, ये नहीं होगा, ठीक है। और बच्चे के चिंतन को तब समझा जा सकता है जब प्रयोगशाला में पशुओं पर प्रयोग किया जाए। एक बात बताइए, अगर आप प्रयोगशाला में प्रयोग पशुओं पर कर रहे हैं तो बच्चे के चिंतन को कैसे समझ सकते हैं? तो देखिए, यहाँ पर ये भी गलत होगा। बच्चे जन्म से शैतान होते हैं, उन्हें दंड दंड देकर नियंत्रित किया जाना चाहिए। तो देखिए, यहाँ पर यह भी गलत है। बच्चे जन्म से शैतान नहीं होते। जो जीन पियाजे हैं उन्होंने जो बच्चे को नन्हा वैज्ञानिक कहा है, उन्होंने मतलब बच्चे को अपने मतलब बच्चे अपने ज्ञान का निर्माण खुद कर लेते हैं, ऐसा कहा। तो देखिए, बच्चे जन्म से शैतान नहीं होते, उन्हें दंड देकर नियंत्रित किया जाना चाहिए, ये भी गलत है। यहाँ पर जो आपका राइट आंसर है वो होगा 1। और जो वाइगोत्स्की हैं उन्होंने जो अपने सिद्धांत में बात इसी की कही है, उन्होंने सामाजिक अंतःक्रिया को ज़्यादा महत्व दिया है कि बच्चे जो हैं वो समवयस्कों और वयस्कों के साथ सामाजिक अंतःक्रिया के माध्यम से सीखते हैं। इसका राइट आंसर यही होगा कि बच्चे जब बाहर किसी के साथ बातचीत करते हैं अपने समवयस्कों के साथ, और तो मतलब जब वो अंतःक्रिया करते हैं एक दूसरे के साथ में, तब मतलब उसी से सीखते हैं। तो इसका राइट आंसर 1 होगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। इसमें कहा जा रहा है कि अध्यापक को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उसकी कक्षा के सभी शिक्षार्थी अपने को स्वीकृत और सम्मानित समझे। इसके लिए शिक्षक को चाहिए कि वह देखो यहाँ पर जो है क्या कहा जा रहा है, यहाँ पर कहा जा रहा है कि मतलब शिक्षार्थी जो हैं वो अपने को स्वीकृत और सम्मानित समझे। तो इसके लिए मतलब शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो देखिए, कड़े नियम बनाने चाहिए। तो कड़े नियम बनाने से क्या बच्चे अपने आप को जो है स्वीकृत और सम्मानित समझेंगे और उन्हें दंड देना चाहिए? तो देखिए, ये यहाँ पर ये गलत है। कड़े नियम बनाकर तो नहीं समझेंगे। वंचित पृष्ठभूमि से आने वाले बच्चों का तिरस्कार करें ताकि वे अनुभव करें कि उन्हें अधिक कठोर परिश्रम करना है। देखिए, यहाँ पर ये भी गलत है। अगर आप ऐसा करेंगे तो बच्चे के अंदर जो है हीन भावना जन्म ले लेगी, जो कि सही नहीं है, ठीक है। उन शिक्षार्थियों का पता लगाएं जो अंग्रेजी बोल सकते हैं, हाँ, और संपन्न घरों से ही हों, तथा उन्हें आदर्श के रूप में प्रस्तुत करें। तो देखिए, ये भी गलत है। इससे सभी बच्चे जो हैं अपने आप को स्वीकृत और सम्मानित नहीं समझेंगे। यहाँ पर चौथे ऑप्शन में क्या कहा जा रहा है कि अपने शिक्षार्थियों की सामाजिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि की जानकारी प्राप्त करें और कक्षा में विविध मतों से प्रोत्साहित करें। तो देखिए, आपका जो यहाँ पर राइट आंसर होगा, देखिए यहाँ पर कड़े नियम ये भी गलत था, वंचित पृष्ठभूमि से ये भी गलत था, और ये थर्ड भी गलत था। यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होगा वो आपका 4th होगा कि अपने शिक्षार्थियों की सामाजिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि की जानकारी प्राप्त करें और कक्षा में विविध मतों को प्रोत्साहित करें, ठीक है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर।
अगले क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि सुरेश सामान्य रूप से एक शांत कमरे में अकेले पढ़ना चाहता है, जबकि मदन एक समूह में अपने मित्रों के साथ पढ़ना चाहता है। उनके यह विभिन्नता के कारण है। देखिए, दो बच्चे हैं, दोनों अलग अलग हैं, ठीक है, उनमें व्यक्तिगत भिन्नता पाई जा रही है, ठीक है, क्योंकि जो सुरेश है वो शांत कमरे में पढ़ना चाहता है, जबकि मदन जो है वो एक समूह में अपने मित्रों के साथ पढ़ना चाहता है। तो देखिए यहाँ पर वो दोनों व्यक्तिगत भिन्नता के कारण अलग अलग हैं। तो देखिए यहाँ पूछा जा रहा है कि उनके भिन्नता का कारण है। देखिए वो मूल्य में नहीं, वो यहाँ पर जो है पढ़ रहे हैं, पढ़ना चाहते हैं एक शांत कमरे में, एक अपने मित्रों के साथ। तो देखिए अभिक्षमता ये भी गलत है। अधिगम शैली या परावर्तकता स्तर, तो देखिए ये भी नहीं। यहाँ पर जो है अधिगम शैली पढ़ना चाहते हैं, उनके विभिन्नता का कारण जो अधिगम शैली है, क्योंकि एक जो अधिगम करना चाहता है वो बंद कमरे में मतलब शांत कमरे में करना चाहता है, और एक समूह में अपने दोस्तों के साथ करना चाहता है। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो आपका थर्ड होगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। बच्चे, इसमें क्या कहा जा रहा है, जो बच्चे हैं, बच्चे जिज्ञासु प्राणी होते हैं जो अपने चारों ओर के जगत को खोजने के लिए अपने ही तर्कों और क्षमताओं का उपयोग करते हैं। चिंतन में वयस्कों की भांति होते हैं। तो देखिए बच्चों के बारे में पूछा जा रहा है यहाँ पे कि बच्चे जो हैं जिज्ञासु प्राणी होते हैं और अपने घर चारों ओर के जगत के खोजने के लिए अपने ही तर्कों और क्षमताओं का उपयोग करते हैं, या फिर चिंतन में वयस्क की भांति ही होते हैं। जो वे बड़े होते हैं उनके चिंतन में गुणात्मक वृद्धि होती है। देखिए जो बच्चे हैं वो वयस्क की भांति कैसे हो सकते हैं, बच्चों के सोचने की चिंतन करने की क्षमता अलग होगी, वयस्कों की अलग होती है। तो देखिए ये गलत हो गया। रीते बर्तन के समान होते हैं जिसमें बड़ों के द्वारा दिया गया ज्ञान भरा जाता है। देखिए यहाँ पर ये भी गलत है, क्योंकि जीन पियाजे ने पहले ही कहा है कि बच्चे जो है नन्हे वैज्ञानिक हैं, ठीक है, वो अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं करते हैं। तो उनके उस कथन ने यह भी गलत कर दिया। अगले में क्या कहा जा रहा है कि निष्क्रिय जीव होते हैं जो प्रदत्त सूचना को ज्यों की त्यों प्रतिलिपि के रूप में प्रस्तुत कर देते हैं। देखिए बच्चे बिल्कुल भी निष्क्रिय जीव नहीं होते, बच्चे बहुत एक्टिव होते हैं। तो देखिए इसमें यह भी गलत हो गया। इसका जो सबसे सही आंसर है वो है, जो इसका राइट आंसर है वो है जिज्ञासु प्राणी होते हैं जो अपने चारों ओर के जगत को खोजने के लिए अपने ही तर्कों और क्षमताओं का उपयोग करते हैं, ठीक है। तो चलिए चलते हैं अब अगले क्वेश्चन पर। इसमें क्या कहा जा रहा है कि भारत में भाषिक विभिन्नता बहुत है। इस संदर्भ में विशेषकर कक्षा 1 और कक्षा 2 के प्राथमिक स्तर पर बहुभाषिक कक्षाओं के बारे में सर्वथा उपयुक्त कथन है। तो देखिए यहाँ पर बहुभाषिक के बारे में बात की जा रही है, जो भारत में भाषिक भिन्नता है उसके बारे में बात की जा रही है, ठीक है। कक्षा 1 और कक्षा 2 के प्राथमिक स्तर पर बहुभाषिक कक्षाओं के बारे में सर्वथा उपयुक्त कथन पूछा जा रहा है यहाँ पर। तो देखो, शिक्षार्थी को अपनी मातृभाषा या स्थानीय भाषा का प्रयोग करने पर दंडित किया जाना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि शिक्षार्थी अगर अपनी मातृभाषा का या स्थानीय भाषा का प्रयोग कर रहे हैं तो आप उन्हें दंडित कर रहे हैं, ये गलत है। विद्यालय में उन्हीं बच्चों को प्रवेश दिया जाए जिनकी मातृभाषा वही है जो शिक्षा के लिए अपनाई जा रही है। देखिए ये भी गलत है। शिक्षक को सभी भाषाओं का सम्मान करना चाहिए और सभी भाषाओं में अभिव्यक्ति के लिए बच्चों को प्रोत्साहित करना चाहिए। जो बच्चे कक्षा में मातृभाषा का उपयोग करते हैं अध्यापक को उनकी उपेक्षा करनी चाहिए। तो देखिए यहाँ पर यह भी गलत है। जो बच्चे कक्षा में मातृभाषा का उपयोग करते हैं अध्यापक उनकी उपेक्षा करे, ये गलत है। शिक्षक को सभी मातृभाषाओं का सम्मान करना चाहिए। देखिए यहाँ पर जो इसका राइट आंसर है वो आपका ये होगा थर्ड। शिक्षक को सभी भाषाओं का सम्मान करना चाहिए और सभी भाषाओं में अभिव्यक्ति के लिए बच्चों को प्रोत्साहित करना चाहिए। मतलब बच्चों को उनकी भाषाओं को व्यक्त करने के लिए बच्चों को जो है प्रोत्साहित करना चाहिए। ये गलत है। विद्यालय में उन्हीं बच्चों को प्रवेश दिया जाए जिनकी मातृभाषा वही हो, ठीक है। आपका वो पहला भी गलत है, ठीक है। इसका राइट आंसर आपका थर्ड होगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। इसमें कहा जा रहा है कि प्रकृति पोषण विवाद में प्रकृति से क्या अभिप्राय है। देखिए यहाँ पर जो है कहा जाता है कि जो कोई बच्चा होता है तो वो अपने आनुवांशिक और जो वातावरण जो होता है तो मतलब उसका जो व्यवहार होता है वो उसी पर डिपेंड होता है, ठीक है। तो मतलब आसपास का जो वातावरण होता है अपने आनुवांशिक जो वो होता है। तो यहाँ पर जो ये प्रकृति है और पोषण है, तो देखिए प्रकृति का जो अर्थ होता है इसमें ये जैविकीय विशिष्टताएं या फिर वंशानुक्रम सूचनाएं।
तो ये प्रकृति का जो मतलब है यहाँ पर ये वही होती है। और ये जो पोषण होता है, तो देखिए ये पोषण का अर्थ यहाँ पर होता है अपने आसपास का जो वातावरण होता है ना, जो आसपास का माहौल होता है, जो वातावरण होता है, या परिवेश से है। तो देखिए यहाँ पर प्रकृति पोषण विवाद में प्रकृति से अभिप्राय पूछा जा रहा है, तो यहाँ पर जो इसका राइट आंसर होगा वो आपका 2 होगा। ठीक है, अगर मान लिया यहाँ पर प्रकृति की जगह आपसे पोषण पूछ लिया जाता कि पोषण से क्या अभिप्राय है, तो देखिए तब आपका आंसर जो होता सही वो हमारे आसपास का वातावरण हो या फिर परिवेश दिया होता आपको, तो तब इसका आंसर जो है वो सही होता। ठीक है, तो यहाँ पर प्रकृति का जो मतलब है वो जैविक विशिष्टताएं या वंशानुक्रम सूचनाएं है। ठीक है, और पोषण का अर्थ आसपास का वातावरण। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। इसमें क्या कहा जा रहा है, इसमें कहा जा रहा है कि बच्चों की त्रुटि के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो देखिए बच्चों की त्रुटि के बारे में बताना है। तो देखिए असावधानी के कारण बच्चे त्रुटियां करते हैं, तो देखिए ये गलत है। असावधानी के कारण बच्चे त्रुटियां नहीं करते, बच्चे त्रुटि नहीं करेंगे तो फिर सीखेंगे कैसे। बच्चों की त्रुटियां शिक्षक के लिए महत्वहीन हैं और उसे चाहिए कि उन्हें काट दे और उन पर अधिक ध्यान न देगी। देखिए ये भी गलत है यहाँ पर कि मतलब शिक्षक उनको महत्वहीन, मतलब उस जो बच्चा गलतियां कर रहा है शिक्षक उनको महत्व ही ना दे और उन्हें काट दे, उन पर ध्यान ना दे, तो देखिए ये भी गलत है। अगले में क्या कह रहा है कि बच्चे की त्रुटियां उसके सीखने की प्रक्रिया का अंग है। और फोर्थ में क्या कह रहा है कि बच्चे तब त्रुटियां करते हैं जब शिक्षक सौम्य हो और उन्हें त्रुटियां करने पर दंड न देता हो। तो देखिए यहाँ पर ये भी गलत है। इसका जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा बच्चों की त्रुटियां उनके सीखने की प्रक्रिया का अंग है। तो देखिए इसका सही आंसर 3 होगा, ये आपका थर्ड ऑप्शन। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। इसमें क्या कहा जा रहा है कि जनसंचार माध्यम समाजीकरण का एक महत्वपूर्ण माध्यम बनता जा रहा है। देखिए यहाँ पर जनसंचार के बारे में बात की जा रही है कि वो महत्वपूर्ण समाजीकरण का महत्वपूर्ण माध्यम बनता जा रहा है। नीचे दिए गए कथनों में कौन सा सबसे उपयुक्त कथन है। तो देखिए संचार माध्यम पदार्थों के विज्ञापन और विक्रय के लिए एक अच्छा माध्यम है। समाजीकरण केवल माता पिता और परिवार के द्वारा किया जाता है, तो देखिए ये गलत है। समाजीकरण तो बच्चा घर में है तो समाजीकरण उसका हो रहा है, अपने दोस्तों के साथ खेलने गया है, स्कूल में है, कहीं बाहर है, तो समाजीकरण तो बच्चे का होता रहता है, मतलब केवल माँ बाप के द्वारा ही नहीं होता। तो इसका जो तो यहाँ पर जो इसका ये ऑप्शन है ये सेकंड, ये गलत है। अब जनसंचार माध्यम की पहुंच बढ़ी है। संचार देखिए संचार माध्यम पदार्थों के विज्ञापन और विक्रय के लिए अच्छा माध्यम है, ये भी गलत है। और जनसंचार माध्यमों की पहुंच बढ़ रही है और जनसंचार माध्यम अभिवृत्तियों, मूल्यों और विश्वासों को प्रभावित करता है। बच्चे संचार माध्यमों के साथ प्रत्यक्ष रूप से अंतःक्रिया नहीं कर पा रहे हैं, तो देखिए यहाँ पर ये भी गलत है। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका वो थर्ड होगा। ठीक है, तो ये आपका राइट आंसर है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। इसमें कहा जा रहा है कि बच्चे किस प्रकार से सीखते हैं नीचे दिए गए कथनों में। देखिए इसमें कहा जा रहा है बच्चे किस प्रकार से सीखते हैं नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा इस प्रश्न के विषय में सही नहीं है। तो देखिए सही नहीं पूछा है। तो देखिए बच्चे किस प्रकार से सीखते हैं, देखिए बच्चे केवल कक्षा में सीखते हैं। देखिए पहला ही है, यही नहीं है, बच्चे केवल कक्षा में थोड़े ना सीखते हैं, बच्चे तो हर जगह सीखते हैं, घर में हो, बाहर हो, दोस्तों के बीच हो, गेम खेल रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, बच्चे हर जगह सीखते हैं। तो यही गलत है। बच्चे तब सीखते हैं जब वे संज्ञानात्मक रूप से तैयार होते हैं, ये सही है। बच्चे अनेकों प्रकार से सीखते हैं, ये भी सही है। बच्चे सीखते हैं क्योंकि वे स्वाभाविक रूप से प्रेरित हुए हैं, ये भी सही है। तो देखिए यहाँ पर आपसे पूछा गया क्या गया कि सही नहीं है, तो देखिए ये सब सही है, तो ये आपके आंसर गलत हो गए। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो 1 होगा। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। इसमें क्या कहा जा रहा है, इसमें कहा जा रहा है कि प्राथमिक विद्यालय शिक्षक को अपने शिक्षार्थियों को अभिप्रेरित करने के लिए निम्नलिखित में से किस रणनीति को अपनाना चाहिए। मतलब प्राथमिक विद्यालय में जो है शिक्षक को अपने शिक्षार्थियों को अभिप्रेरित करना है किसी बच्चे को, तो निम्नलिखित में से किस रणनीति को अपनाना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर कहा जा रहा है कि प्रत्येक शिक्षार्थी को अंक लाने के लिए स्पर्धा को प्रोत्साहित करना। तो देखिए ये गलत है। स्पर्धा को प्रोत्साहित करना मतलब उससे बच्चों को अभिप्रेरित नहीं किया जा सकता। ठीक है, किया जा सकता है लेकिन उस तरीके से नहीं, क्योंकि अगले उसमें क्या कहा जा रहा है कि प्रत्येक गतिविधि के प्रेरक के रूप में प्रोत्साहन, पुरस्कार और दंड का उपयोग करना। तो देखिए प्रोत्साहन और दंड का उपयोग करके भी जो है अगर आप उसको प्रेरित कर रहे हैं तो आप उसको जो है ना मतलब
बाह्य रूप से प्रेरित कर रहे हैं, क्योंकि ये पुरस्कार और दंड जो है ये आपको बाह्य आपसे बाह्य रूप से तो वो प्रेरित हो जाएगा, लेकिन उसे आंतरिक रूप से प्रेरित करना है आपको। ठीक है, प्राथमिक विद्यालय का शिक्षक जो है अपने शिक्षार्थियों को प्रेरित करने के लिए ये तो बाह्य तरीके हो गए। ठीक है, अब अगले पे चलते हैं। अगले में क्या कहा जा रहा है, उसमें कहा जा रहा है कि बच्चों को उनकी रुचियों के अनुसार अपने लक्ष्य निर्धारित करने और पाने में उद्यम में सहायता करना, पूरी कक्षा के लिए मानक लक्ष्य निर्धारित करना और उनकी उपलब्धि के आकलन के लिए कठोर मानदंड निर्धारित करना। तो देखिए यहाँ पर जो है ये कठोर मानदंड ये भी गलत है। प्रत्येक गतिविधि के प्रेरक के रूप में प्रोत्साहन, पुरस्कार और दंड का उपयोग करना ये भी गलत है। प्रत्येक शिक्षार्थी को अंक लाने के लिए स्पर्धा को प्रोत्साहित करना ये भी गलत है। आपका जो राइट आंसर है वो है बच्चों को उनकी रुचियों के अनुसार अपने लक्ष्य निर्धारित करने और उन्हें पाने में उनकी सहायता करना। ठीक है, तो राइट आंसर ये होगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। इसमें क्या कहा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा समाजीकरण का एक प्रमुख कारण है। तो देखिए यहाँ पर समाजीकरण का प्रमुख कारण पूछा है, प्रमुख हो, मुख्य हो, ठीक है, या प्राथमिक हो। तो देखिए समाजीकरण का जो प्रमुख कारण या मुख्य कारण है वो है परिवार। ठीक है, बाकी सब गौण कारक है। ठीक है, विद्यालय हो गया, हाँ ये जो औपचारिक भी है। ठीक है, तो बच्चे का जो है कौन सा समाजीकरण का एक प्रमुख कारण है, तो प्रमुख कारण जो हो गया क्या हो गया, परिवार। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, बच्चे को समूह कार्य देना एक प्रभावी शिक्षण रणनीति है। मतलब बच्चे को समूह कार्य देना है तो वो कौन सी शिक्षण रणनीति है, क्योंकि इसमें शिक्षक का काम कम हो जाता है। तो देखिए ये गलत है, शिक्षक का काम। छोटे समूह में कुछ बच्चों को दूसरे बच्चों पर हावी होने की अनुमति होती है, ये भी गलत है। सीखने की प्रक्रिया में बच्चे एक दूसरे से सीखते हैं और परस्पर सहायता भी करते हैं। बच्चा अपना काम जल्दी करने में समर्थ होते हैं। तो देखिए ये भी गलत है। यहाँ पर इसका सबसे सही जो आंसर है वो होगा, सीखने की प्रक्रिया में बच्चे जो होते हैं एक दूसरे से सीखते हैं और परस्पर सहायता भी करते हैं। तो अगर वो लोग जो है मतलब समूह में कार्य करेंगे तो एक दूसरे से सीखेंगे भी और परस्पर सहायता भी करेंगे। तो इसका राइट आंसर जो हो गया आपका थर्ड हो गया। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। इसमें क्या कहा जा रहा है कि एक औसत बुद्धि वाला बच्चा यदि भाषा को पढ़ने एवं समझने में कठिनाई प्रदर्शित करता है तो यह संकेत देता है। देखिए एक बच्चा है जो पढ़ने में और समझने में कठिनाई प्रदर्शित करता है, तो देखिए पठन अक्षमता, देखिए ये जो डिसलेक्सिया होती है ये पठन से ही संबंधित लर्निंग डिसेबिलिटी है। ठीक है, लेखन जो होती है, लेखन अक्षमता ये लिखने से संबंधित होती है। गणितीय क्षमता, जो बच्चे गणित को नहीं कर पाते, डिस्कैलकुलिया। ठीक है, गति समन्वय, तो देखिए ये जो है ये तीनों में से कोई सी नहीं, ये पठन क्षमता है। यहाँ पर कहा जा रहा है ना कि भाषा को पढ़ने एवं समझने में कठिनाइयाँ प्रदर्शित करता है, तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका वो 1 होगा। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो देखिए इस वाले क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि भारत में भाषिक विभिन्नता बहुत है। इस संदर्भ में विशेषकर कक्षा 1 व कक्षा 2 के प्राथमिक स्तर पर बहुभाषिक कक्षाओं के बारे में सर्वथा उपयुक्त कथन है। ये क्वेश्चन ऊपर हो चुका है, ये क्वेश्चन ऊपर हो चुका है। इसमें जो है शिक्षार्थियों को अपनी मातृभाषा या स्थानीय भाषा का प्रयोग करने पर दंडित किया जाना चाहिए, गलत। विद्यालय में उन बच्चों को प्रवेश देना चाहिए जिनकी मातृभाषा वही हो, ये भी गलत। शिक्षक को सभी भाषाओं का सम्मान करना चाहिए और सभी भाषाओं में व्यक्त के लिए बच्चों को प्रोत्साहित करना चाहिए। इसका थर्ड ऑप्शन जो है आपका सही था, ये ऊपर करवा हो चुका है वाला क्वेश्चन। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, ये भी हो चुका है। सारे हो गए हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।